चल भाई यार ठीक है। जब रोमन रेंस के पास चैंपियनशिप थी तब तो समझ में आता था कि हर एक बंदे को क्यों रोमन रेंस से पंगे करने हैं, लेकिन अब ऐसी क्या मजबूरी आ रही है भाई सबकी। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में बात करेंगे आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पेस बहुत अच्छी बनाई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट से पहले, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी हमको शो से पता चली। सारी बातें तो आपको पता चलेंगी और साथ में शो की रेटिंग भी। और सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो करते हैं हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर। वो फिन बैलर के बारे में बोल रहे थे क्योंकि इनका मैच होने वाला है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। कहते हैं कि भाई ये जो फिन बैलर है इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब ज्यादा कुछ बोलने दिया नहीं फिन बैलर और उनके ग्रुप ने, सीधे ही आके यहाँ पे जो जजमेंट डे आ जाती है और फिन बैलर कहते हैं यार देख तू मुझे सीधे सीधे भी मैच दे सकता था, लेकिन तूने मेरे से गलत पंगा ले लिया, तू गलत तरीके से मेरे साथ उलझ गया है। तू तो ऐसे बंदों को मैच दे रहा है जो डिजर्व नहीं करते, जैसे कि वो डोमिनिक मिस्टीरियो की बात कर देते हैं। तो देख रहे हो यहाँ पे कैसे जजमेंट डे में ये दोनों बंदे साथ में हैं, लेकिन फिन बैलर डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में क्या क्या बातें बोल रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं तू अभी चैंपियन है मेरी वजह से, सर्वाइवर सीरीज में तूने चैंपियनशिप रिटेन करी मेरी वजह से, सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में तो टाइटल हारेगा वो भी मेरी वजह से। ऐसा फिन बैलर का गुंथर के लिए कहना था। फिर इसके बाद अब गुंथर ने ऐसी बातें बोलनी शुरू करी फिन बैलर के लिए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। कहते हैं कि 8 साल पहले तू वर्ल्ड चैंपियन था और उस टाइम पे कहते हैं कि मैं तेरे को देखता था कि हाँ भैया क्या बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन वो जो मेरी रिस्पेक्ट है ना वो टाइम के साथ साथ जाने लग गई। तूने जो शॉर्टकट्स है वो लेने शुरू कर दिए। अब तू जजमेंट डे के बीच में कहां फंसा हुआ है। 8 साल पहले तू बेस्ट इन द वर्ल्ड था। और उसके बाद पॉज लेके उन्होंने बोला जस्ट फॉर वन नाइट, क्योंकि आपको पता है उसकी अगली रात को उनको मंडे नाइट रॉ में चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करना पड़ गया था। और कहते हैं अभी मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड हूं और मैं ही बेस्ट इन द वर्ल्ड रहने भी वाला हूं। इन बातों को जो गुंथर की वो बोल रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चीजें शायद आपको एक फ्यूचर फ्यूड की तरफ भी हिंट करें, क्योंकि इससे पहले भी गुंथर ऐसा कुछ बोल चुके हैं। इसके बाद कहते हैं कि देख यार तू चैंपियनशिप तो मेरे से जीतने भी नहीं वाला, सिर्फ एक ही रीजन है उसका, क्योंकि तू मेरे लेवल पे नहीं है। अब चारों बंदे थे क्योंकि जजमेंट डे के तो ये ऐसा बना रहे होते कि ये सारे मिलकर अटैक कर देंगे, लेकिन डेमन प्रीस्ट यहाँ पे आ जाते हैं। उन्होंने सारे के सारे लोगों को मारा। एक पॉइंट पे तो ऐसा मुझे लगा कि बैलर को मिलकर गुंथर और डेमन प्रीस्ट दोनों मारे, लेकिन फिर गुंथर ने अपने असली कलर दिखाया था। उन्होंने जो है डेमन प्रीस्ट को ही बजाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ ऐसे दिखा रही है फिन बैलर को कि भैया उनको थोड़ा स्टैब्लिश करें, क्योंकि उन्होंने रिंग साइड पर गुंथर को जो है अपना कुडेग्रास फिनिशर लगाया और स्टॉम्प किया कह सकते हो। और उसके बाद 3 बार उन्होंने स्टॉम्प किया है, कुडेग्रास फिनिशर लगाया है डेमन प्रीस्ट को भी। और उसके बाद वो चीज करते हैं जो कि बहुत सारे फैंस उनको देखना चाहते हैं। एक हाथ में उनकी टैग टीम चैंपियनशिप है, दूसरे हाथ में उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप है। तो फिन बैलर 2 बेल्ट वाले बंदे दिख रहे थे। और इसके बाद ये भी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि ये जो मैच है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट का, अब ये सिंगल्स मैच नहीं रहने वाला, इसके अंदर डेमन प्रीस्ट को भी ऐड कर दिया गया है। तो ये कहानी अब सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए उनको सेटअप करनी थी, इसलिए उन्होंने किया। और अच्छा लग रहा है फिन बैलर को देख के भी। लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि सेगमेंट के अंदर फिन बैलर को अकेले आना चाहिए था, तब उनका अच्छा खासा दबदबा दिखता, क्योंकि अभी भी ये मुझे डरपोक सा फिन बैलर दिख रहा है जो कि स्पॉटलाइट में है तो सही, लेकिन फिर भी इसको उस तरीके से दिखाना है। होपफुली ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यू 2025 में फिक्स करेगी। इसके बाद शो पर 8 मैन टैग टीम मैच आता है फाइनल टेस्टमेंट वर्सेस वाइट सिक्स के बीच में। अभी तक हमको ये वाइट सिक्स को देखने की आदत है कि भाई जब भी ये आते हैं तो सबके ऊपर कहर बरपा देते हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता। फाइनल टेस्टमेंट की इस फ्यूड में मामला कुछ उल्टा ही चल रहा है, क्योंकि आज फाइनल टेस्टमेंट के सामने ये जो वाइट सिक्स है ये हार चुके हैं। पॉल एल्डरिंग भी यहाँ पे आ जाते हैं, उन्होंने व्हाइट पाउडर सा कुछ जो है छिड़क दिया। मिज मैंडिबल क्लॉ का शिकार हो जाता है। मिज ने तो अपनी ऐसी लॉयल्टी दिखा दी फाइनल टेस्टमेंट के लिए कि जैसे कि इनसे बढ़िया भला कोई आदमी उनको जिंदगी में ही कभी कोई ना दिखाओ। तो अपना जो फाइनल प्लेयर फिनिशर है उसके साथ कैरन क्रॉस ने वाला जो मैच है वो अपनी टीम के लिए जीत पा दिया है। स्कारलेट ने भी डिस्ट्रैक्ट किया, फिर उनके निकी क्रॉस आ जाती है, लेकिन अभी भी एट द एंड जो है वाइट सिक्स ही नीचे ढेर हुए हैं और फाइनल टेस्टमेंट ऊपर उठी है। अब देखते हैं इसका एंड गेम किस तरीके से होता है, क्योंकि वाइट सिक्स जिस तरीके से दिखी है वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू उनको दिखाती नहीं है। मतलब स्क्रीन पर वो ऐसे देखते हैं कि ये आ गया तो मतलब कि अब कुछ तबाही मचने वाली है। इसके बाद हमको बैक स्टेज से एक सिट डाउन इंटरव्यू दिखता है जैकी रेडमंड की तरफ से, और ये था सीएम पंक का। बहुत अच्छे सवाल पूछे जैकी रेडमंड ने, वो सवाल जो कि हम जानना चाहते हैं। कहते हैं यार उस फेवर के बारे में तो जरा तुम बता दो जो तुम्हारा पॉल हेमन के साथ चल रहा है। तो सिंपल आंसर था इसका, सीएम पंक इसके ऊपर बहुत सिंपल ही आंसर देते। कहते हैं देख यार वो बहुत ही ज्यादा ना पर्सनल चीज है और वैसे भी अभी ये सही टाइम नहीं है उसके बारे में बात करने का। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली सीएम पंक ने यहाँ पे। एंड इसके बाद उनसे जब सेथ रॉलिंस के बारे में सवाल पूछा तो कहते थे सेथ रॉलिंस पता नहीं क्यों अभी भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो मुझे हेट करता है, मैं इसको लेकर कंफ्यूज हूं। मैं तो उससे कोई नफरत नहीं करता, हम लोगों की बहुत हिस्ट्री भी है, क्योंकि 16 साल का जब सेथ रॉलिंस मेरे पास आया था कि तुम मुझे ट्रेन कर प्रोफेशनल रेसलर बनने के लिए, वो भी फ्री में। तो ये हिस्ट्री में लेके गए, आज हमको थोड़ा सा
सीएम पंक और कहते हैं कि सेथ रॉलिंस हर किसी के लिए टॉप 10 में आना चाहता था कि वो हर किसी बंदों की टॉप 10 की लिस्ट में हो, लेकिन वो टॉप 10 की लिस्ट में तो था उस टाइम पे जब हर कोई बंदा उसे कंपनी से निकलते हुए देखना चाहता था। यानी कि वो बताते हैं कैसे हर किसी को सेथ रॉलिंस से प्रॉब्लम है और उस टाइम पर मैंने शील्ड किया सेथ रॉलिंस को, आई शील्डेड सेथ रॉलिंस। इस शील्ड वाले वर्ड को उन्होंने यूज किया क्योंकि फिर आपको पता है ये जो सीएम पंक है उनकी क्या कहानी है शील्ड को बनाने के रिलेटेड। आप वो शील्ड वाली वीडियो देख सकते हो चैनल पे जाके। उसके बाद वो बोलते हैं कि सेथ जो है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है, लेकिन उसने जो भी काम किया है ना, मैंने वो उससे बेटर किया है और उससे पहले कर दिया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि जब मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में नहीं था तो सेथ रॉलिंस ने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन अब मैं आ गया तो ठीक है, अब मामला सब सेथ रॉलिंस का ऐसा ही है। तो ये सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की फ्यूड में अब इन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अभी देख के क्या लग रहा है कि जैसे कि हाँ भाई ये मैच अगले शो में हो सकता है, रॉयल रंबल में हो सकता है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई इस कहानी को आगे तक लेके जाएगी जो कि रेसलमेनिया तक होगा, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को करना भी चाहिए। और अभी सेथ रॉलिंस ने भी कुछ बातें बोली हैं ऐसी सीएम पंक के बारे में, उसको डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। बट उससे पहले नेक्स्ट मैच आता है डेकोटा काई वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच में। यार क्या चलता रहता है यहाँ पे। प्योर फ्यूजन कलेक्टिव रिंग साइड पे आ जाते हैं। लिव मॉर्गन ने ओब्लिवियन हिट करके मैच का तो कर दिया कल्याण, और उसके बाद फैक्शन ने आके यहाँ पे ये प्योर फ्यूजन कलेक्टिव ने फिर ये मार रहे हैं, कायरी सेन और ईओ स्काई बचाने के लिए आती हैं। अब बस फिर ईओ स्काई का थोड़ा सा जलवा हो गया और एंड में जो ईओ स्काई है उनको भी ओब्लिवियन पड़ जाता है क्योंकि अब इनको सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर अपना जो मैच है उसको भी हाइप करना है। इसके बाद एक और फिल्म्ड टेप्ड वीडियो पैकेज आता है और भाई ये तो बिल्कुल ऐसे सेगमेंट है कि रिंग के अंदर तो कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ रिंग के बाहर ही हो रहा है। ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे बात करते हैं और कहते हैं कि जो हेल इन अ सेल मैच था बैड ब्लड में, वो मेरे 24 साल के प्रोफेशनल रेसलिंग के करियर का सबसे ज्यादा ब्रूटल वायलेंट मैच था सबसे, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें ब्लड भी बहुत सारा निकला है। और कहता है डॉक्टर्स ने मुझे मना किया था, मैं नहीं आ सकता था शोज पर। इसके बाद मैं स्कॉटलैंड गया जब मेरी फैमिली को मेरी जरूरत थी, और 2024 साल जो है ना, जो सबसे बढ़िया साल हो सकता था मेरे लिए। जब भी मैं फिनिश लाइन पर पहुंचता था सीएम पंक ने मुझे हमेशा ही स्क्रू किया। वो उसी चीज के ऊपर अभी ऐसा लग रहा है अटके हुए हैं। अभी सीएम पंक उनके दिमाग से पूरी तरीके से निकले नहीं है। और वो कहते हैं मैंने खुद अपने दिमाग में सोच विचार किया कि क्या मैं सही हूं, क्या सब कुछ सही है जैसा मैं देख रहा हूं, लेकिन फिर मैंने सर्वाइवर सीरीज में देखा कि रोमन रेंस और सीएम पंक एक साथ हैं। और उनके साथ पता है और कौन थे साथ में? वो जिमी की बात करते हैं, जे की बात करते हैं, सैमी की बात करते हैं। और यहां पर उन्होंने रिवील कर दिया कि सैमी जेन को तो उन्होंने मारा था पिछले हफ्ते रॉ में, साथ में जे ऊसो को बैक स्टेज जिसने तोड़ा था वो भी मैं ही हूं। और यहां से ड्रू मैकिंटायर की इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। उन्होंने बोला कि स्टूपिड फिंगर्स को उन्होंने ऊपर किया अपना, ये ब्लड लाइन की बात कर रहे थे। कहते हैं सारे के सारे लोग सोल्ड आउट हो चुके हैं और एग्जैक्ट वो मोमेंट पे मुझे पता चला कि मुझे अब वापस आना है। तो इससे ज्यादा क्लैरिटी से ड्रू मैकिंटायर कुछ बोल नहीं सकते। जैसा हम लोग प्रेडिक्ट भी कर रहे थे कि ये जो ड्रू मैकिंटायर हैं उनको प्रॉब्लम पूरी ब्लड लाइन से अभी भी है, वो इन चीज़ों को पीछे छोड़ नहीं पाए। और ऊपर से सीएम पंक जिस बंदे से उनको इतनी प्रॉब्लम थी अब वो भी उस ब्लड लाइन में जाके जुड़ चुका है। तो अब उनको ठिकाने कौन लगाएगा? उनको ठिकाने लगाएगा ड्रू मैकिंटायर। बहुत क्लियर चीज़ यहाँ पे हो चुकी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्यूचर के लिए ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस के मैच को सेटअप कर रही है। अभी इतने सारे मैचेस की पॉसिबिलिटी है ना कि दिमाग इस जगह पे भी नहीं जा रहा कि कौन सी जगह पर ये मैच होगा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत धीरे धीरे फैंस को उसका डोज देना चाहते हैं। और यहाँ से बड़ी ही सैवेज तो नहीं बोलेंगे, बहुत ज़्यादा दमदार लाइन ड्रू मैकिंटायर ड्रॉप करते हैं। कहते हैं मैं जो पास्ट है उसको तो चेंज नहीं कर सकता, आई कैन चेंज प्रेजेंट, आई विल चेंज द फ्यूचर। ऐसा करके उन्होंने क्लियर बोल दिया भाई अब उनके कुछ बहुत बड़े प्लान्स हैं, कुछ हिला, तारक मेहता के पोपटलाल की भाषा में बोले तो दुनिया हिला देने वाले कुछ तो प्लान्स हैं ड्रू मैकिंटायर के। और मैं तो भाई ड्रू मैकिंटायर में हमेशा ही इन्वेस्टेड रहता हूँ। मतलब पिछले कुछ जो टाइम से काम कर रहे हैं ड्रू मैकिंटायर का, वो ऐसा है ही नहीं कि वो आपको एंटरटेन ना करे। इसके बाद बैक स्टेज से एक छोटा सा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ तो हिंट करने की कोशिश करी है। लॉकर रूम जो कि एडम पियर्स का है, वहां से ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स और एडम पियर्स दोनों ही निकलते हैं। और कोडी रोड्स जब निकले तो उसके बाद न्यू डे को देख के कहते हैं भाई तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम लोगों ने जो भी किया है। तो वो थोड़ा सा उसी चीज को सेल कर रहे थे टीवी पे कि हाँ भैया कितना गलत काम कर दिया न्यू डे ने। इसके बाद आते हैं शो पर हमारे सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। रिंग में उन्होंने एंट्री करी, अपना सारा इंट्रो वगैरह किया और कहते हैं आज बहुत कुछ है मेरे पास बात करने के लिए। और पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि सीएम पंक जो बंदा है ना, जब इसका सारा करियर वगैरह खत्म हो जाएगा ना, ये बहुत अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है। क्योंकि देखो अभी इसने कैसे एक मास्टरमाइंड की तरह काम किया कि जैसे कि इसके साथ ही कैसे गलत हुआ है। ये बंदा हमेशा अपने आप को ऐसी जगह पे क्यों लेके आता है कि जैसे कि इसके साथ ही सब कुछ गलत हो रहा है, पूरी जिंदगी भर ये ऐसा ही करता हुआ आया है, ये बंदा एक फ्रॉड है।
हाँ, मैं मानता हूँ जो बोला है सीएम पंग ने कि 16 साल का जब मैं था, मैं सीएम पंग के पास गया, मैंने उसको रिस्पेक्ट से देखा, हम बहुत अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि सेथ रॉलिंस ने सीएम पंग को हेट करना शुरू कर दिया। तो उसके पीछे की कहानी अब सेथ रॉलिंस एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं 11 साल पहले जब सीएम पंग कंपनी को छोड़ के गया था तो मैंने उसको टेक्स्ट किया, और पता है मुझे बदले में क्या मिला? नथिंग। ये मुझे थोड़ा सा फनी लगा सेथ रॉलिंस की तरफ से सुन के कि भाई अच्छा, एक मैसेज का रिप्लाई ना मिलने की वजह से इतना ज्यादा सेथ रॉलिंस को गुस्सा आ गया। लेकिन वो कहते हैं कि वो उन्होंने किसी से बात नहीं करी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी भी लोगों के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था सीएम पंग का। और इतना ही नहीं, उसके 10 साल के बाद तक, जो कि बिल्कुल सच बात सेथ रॉलिंस ने बोली है, कहते हैं कि उन्होंने इस कंपनी के बारे में, ये जो सीएम पंग है उसने इस कंपनी के बारे में इतनी सारी बेकार बेकार बातें बोली हैं, और अब अचानक से देखो वो बंदा दोबारा से वापस आ चुका है। क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर उसने जितनी भी चीजें करी हैं, ही फेल्ड इन एवरीथिंग एल्स, ऐसा करके उन्होंने ये बहुत ही तीखी बात बोली सीएम पंग ने। वो यूएफसी में गए, वहां पे आपको पता उन्होंने क्या किया। अगर आप उनके एडब्ल्यू करियर की बात करोगे तो उसमें पता क्या हुआ। और उसके बाद बोलते हैं कि वो पैसों के ऊपर भी लेके आया था, कि ऐसा बंदा पैसों का भी भूखा है, बिकॉज मनी वॉज राइट, इसलिए भी सीएम पंग डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आ चुका है। तो अगर आप इनकी देखोगे ना भाई, ये जो बातें बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि बस बोल दिया आज मुंह में ये आया, या आज ऐसा सही लग रहा है बोलने में। ये बिल्कुल एक बंदे ने क्या बोला, उसके जवाब में जो काउंटर भी तैयार करते हो बहुत बढ़िया होता है। सीएम पंग के चैंट्स उस टाइम पे लग रहे थे भाई, मुझे हंसी सी आई उस समय कि यार इतनी सही और इतनी ज्यादा गलत बातें, मतलब सही बातें जो कि गलत हैं सीएम पंग के बारे में, वो बोली हैं। लेकिन लोग सीएम पंग का चैंट कर रहे। सेथ रॉलिंस कहते हैं हाँ मैं भी चैंट करता था, मैं भी रिस्पेक्ट करता था, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि मैं बेटर हूं सीएम पंग से। और कहते हैं कि जो भी चीज करी है ना सीएम पंग ने, क्योंकि उन्होंने तो बोला मैंने पहले कर दी, सेथ रॉलिंस से कहते हैं मैंने 2-2 बार कर दी है, और मैंने ऐसी चीज करी है जो कि अब तक सीएम पंग ने नहीं करी। और कहते हैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना। अब यहां से भी समझ जाओ डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या बताना चाह रही है, कि कहानी सीएम पंग और सेथ रॉलिंस की तो है, लेकिन उसके साथ साथ सीएम पंग ने रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं किया है। तो ये भी चीज के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी से हमारा जो ध्यान है उसको आकर्षित करवाना शुरू कर दिया, ताकि इसी चीज को दिमाग में रखे हम इस रेसलमेनिया की बिल्ड के बारे में बात करें। इसके बाद सैमी ज़ेन का म्यूजिक हिट होता है। पहले ही बोल देते सेथ रॉलिंस यार ये मत करना है, तो डिफेंड वगैरह करने वाली बात करता है, हमारी जो मार है वो फिर से हो जाएगी, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। सैमी ज़ेन कहते हैं लास्ट वीक भसड़ हुई थी, कोई बात नहीं, मैं अपनी गलती मानता हूं कि मैंने एज्यूम किया था कि तूने जे उसो के ऊपर अटैक किया है। सेथ कहते हैं कि चल ठीक है तूने बात बोली तो सही, लेकिन जब जे उसो की मार पिटाई हो गई तूने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं वो बंदा हो सकता हूं? हमारी दोस्ती यार, इतना टाइम का जो रिलेशन है वो कोई काम नहीं आता। इसके बाद सैमी ज़ेन कहते हैं कि देख भाई तू बातें ही ऐसी कर रहा है यार, जब भी सीएम पंग का मुद्दा आता है ना, तू सेथ रॉलिंस की तरह साउंड कम करता है तो ड्रू मैकिंटायर की तरह ज्यादा साउंड करता है। ये पता नहीं कैसा कंपैरिजन कर दिया सैमी ने। सेथ कहते हैं आई एम नॉट ड्रू मैकिंटायर। सैमी भी कहते हैं कि हाँ भैया तू तो उससे बेटर है, और वो सिंपल ये बोल देते हैं यार देख पंक वाला जो भी है ना, पंगा तो ये थोड़ा सा बेकार कर रहा है, लेकिन चल तो ये जैसा चाहिए तू वैसा कर, आर वी गुड? सैमी ज़ेन कहता है हाँ सब कुछ बढ़िया है। भाई सैमी ज़ेन सेटिंग कर देता है अच्छे से, ये बंदा ना कभी भी गलत नहीं बनना चाहता। मतलब एक जो सबसे गुड गाय वाली जो बात है, मुझे लग रहा है उसमें कोडी रोड्स से भी ऊपर है सैमी ज़ेन। सेथ रॉलिंस कहता है कि हाँ भैया चल कोई भी पंगा नहीं है, लेकिन तू जरा ना इसको देख ले ड्रू मैकिंटायर को, ये थोड़ा सा इसको इससे हैंडल कर ले। तो सैमी ज़ेन कहते हैं कि वो सेट तो चलेगा। सैमी ज़ेन कहते हैं हाँ भाई मैंने सब कुछ कर लिया है, और मैं कोई एक्सक्यूज या किसी तरह की कोई बात नहीं करने वाला। मैंने एडम पियर्स से भी बात कर ली है। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए ड्रू मैकिंटायर और सैमी ज़ेन का जो मैच है वो ऑफिशियल हो गया है। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर आए भी, उन्होंने रैंप पर अटैक भी किया है सैमी ज़ेन के ऊपर। तो ये बस उस मैच को जो बिल्ड कर रहे थे। अभी ड्रू मैकिंटायर ना अभी जस्ट आए ही हैं, वो स्टार्ट हो रहा है। अभी देखना एक रॉ में ऐसा बम फोड़ने वाला ड्रू मैकिंटायर की लगेगा भाई ये क्या क्या हिला दिया इसने। वो होता है ना कि अभी आया है बंदा थोड़ा अपने आप को गर्म कर रहा है, तो बस उस तरीके से वो सैमी ज़ेन को देख रहे हैं शूट में। उसके बाद एक तगड़ा बम तो फटेगा ड्रू मैकिंटायर की तरफ से। इसके बाद शो पर जेलेना वेगा, लायरा वाल्किरिया और आइवी नायल का मैच था। ये टूर्नामेंट के अंदर है। नाइट विंग फिनिशर के साथ में लायरा वाल्किरिया जीत चुकी हैं। ऐसा लगता है लायरा वाल्किरिया को देख के अब कुछ करेंगे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई पता नहीं इनको कहां फिर बीच बीच में गायब कर देती है। इसके बाद हमको न्यू डे की तरफ से फाइनली कुछ सुनने को मिलने वाला था बैक स्टेज। कैथी केली उनसे पूछ रही होती है, वुड्स कहते हैं अरे हम खुद ही बोलेंगे भाई, कैमरा लेके ही वुड्स जो है चलने लग पड़े। और वो तो पूरे कैमरामैन का रोल भी अच्छे से कर रहे थे। उनके कैमरा एंगल से देखोगे तो लगेगा नहीं कि जैसे कि वो कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्रोफेशनल कैमरामैन नहीं है। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। अच्छा यूट्यूबर भी है ना वैसे वुड्स, तो शायद उसका थोड़ा एक्सपीरियंस भी है। अब वो रिंग में आए तो भाई डोमिनिक मिस्टीरियो लेवल की जो हीट है वो मिली है आज न्यू डे को, कोफी किंगस्टन और वुड्स को। वो कुछ बोल ही नहीं पाए। कहते हैं 10 साल से हम पॉजिटिविटी बेच रहे थे, एक नाइट में ऐसा होगा तो तुम सब बदल गए। कुछ नहीं बोलने का मौका मिला उन्हें। और
कुछ ना बोलने का मौका के अलावा जो एक बड़ी चीज़ आप नोटिस करोगे यहाँ पे कि जैसे ही उन्होंने कहा ना कि भाई हम तो जा रहे हैं, मतलब जैसे वो जाने लगे, लिटरली लोगों ने पॉप दिया उस चीज़ पे कि वाह चले गए, हमें सुनना भी नहीं है इनसे। तो वो तो कुछ अलग ही लेवल की हिट जनरेट कर दी इन्होंने यहाँ पे। कह सकते हैं कि इतने टाइम से जो न्यू डे साथ में थी, आज न्यू डे रॉक्स नहीं, न्यू डे सक्स के चैंट लग रहे थे। और अगर मेरे दिमाग सही चल रहा है तो जब न्यू डे हील भी रही है पहले से ऐसी चैंट लगते थे, तो पुरानी जो यादें हैं वो थोड़ी सी ताज़ा हो गई। कुछ ज़्यादा करने सुनने का मौका मिला नहीं उनको, तो बहुत बढ़िया लगा भाई जिस तरीके से ये आगे इसको प्रोग्रेस कर रहे हैं। और बिगी जब आएंगे, जब भी उनका इन रिंग रिटर्न होने वाला है, होपफुली भाई वो जल्दी से हो जाए और वो चीज़ सही चल रही है उनके लिए, रिकवरी जैसी भी है, तो भाई ये स्टोरी लाइन तो बहुत कमाल की होने वाली है। अभी तो शुरू ही हो रही है। एक हफ्ते में थोड़ा बना कि अच्छा ऐसा है, दूसरे हफ्ते में फिर, और अब देखते हैं आगे धीरे धीरे अब और क्या कहानी चलेगी। और शो का मेन इवेंट आज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डाला था, रकेल रोड्रिगेज वर्सेस रिया रिप्ली के बीच में एनीथिंग गोज वाला था। और मैच भी ऐसे ही होता है, ये क्राउड में जाके लड़ रहे हैं, कैंडो स्टिक्स पड़ी हुई है, स्टील चेयर पड़ी हुई है, लेकिन वही है मैच में चुलबाजी हो जाती है क्योंकि लिम मॉर्गन आ गए, लिम मॉर्गन के ऊपर फोकस गया उनका, तो फिर जो रकेल रोड्रिगेज है फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। बट इस तरह भी कुछ हुआ नहीं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ऑब्वियसली रिया रिप्ली को अभी इनको तगड़ा ही दिखाना है। रिप टाइड उन्होंने मार दिया रकेल रोड्रिगेज को और उनको पिन भी कर दिया। ईओ स्काई भी आ जाती है यहाँ पे और उन्होंने लिम मॉर्गन को ढेर कर दिया। और उसके बाद दोनों ने ऐसा टाइटल पकड़ा हुआ सा था कि जैसे कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, क्योंकि ईओ स्काई का तो अभी मैच है, बाकी रिया रिप्ली को भी लड़ना है। तो ओवरऑल मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को यार अगर मैं रेट करने की बात करूँ तो अच्छा शो था, बहुत कोई वाव फैक्टर नहीं था, लेकिन फिर भाई 4 स्टार तो मैं आराम से इस मंडे नाइट रॉ को दे दूंगा। और इसके साथ साथ एक चीज आपको और बता देता हूँ ब्रॉक लेसनर के बारे में, तो देखी तो सोचा बता ही देता हूँ। ब्रॉक लेसनर की एक रिसेंट पिक्चर भी अभी निकल के आई है, इसमें आप उनको सेबल के साथ देख सकते हो। मतलब इंटरनेट पे जो भी बातें चल रही हैं ब्रॉक लेसनर को लेके, क्या है क्या नहीं है, आ रहे नहीं आ रहे, एलिगेशन ये कर दिया वो कर दिया, उन सारी चीज़ों से ब्रॉक लेसनर परे हैं और वो अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और जहाँ भी उनको जाना है वो तो मस्ती कर रहे हैं। बट हम फैंस जिस एक चीज़ का वेट कर रहे हैं वो है कि जरा डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी अपना कदम रख लो। होपफुली उस राइट टाइमिंग का वो भी वेट कर रहे हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ तो प्लान किया ही होना चाहिए, क्योंकि इस रोड टू रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर होंगे तो फिर आपको पता है चीज़ें और कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। बाकी आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।